एआई आज की डेट में फैंसी वर्ड बन गया कि हर जगह हम एआई को किसी तरह से घुसाना चाह रहे हैं। अब बैटरी का जो काम है स्टेट ऑफ चार्ज करना कि कितनी बैटरी बची है नहीं है, कट ऑफ करना, वहाँ एआई का इतना रोल नहीं है। क्या करना पड़ेगा बेसिकली हार्डवेयर के लिए बारे में आगे बढ़ने के लिए? एक तो इसमें मैं समझता हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी बड़ा रोल है इंडिया को हार्डवेयर में आगे ले जाने में। बच्चों को, स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी है बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ हार्डवेयर इज वेरी लिमिटेड। So do you think the Indian EV market is overhyped or underinvested? Underinvested for sure. India doesn't need exactly Tesla because we have 80% two-wheeler market, which is not the case with US. So we'll get our Tesla in two-wheeler, which will actually rule the market. क्या डेवलपमेंट्स हो रही है पहले जो हम जैसा हम सोच रहे थे और आज जैसा सोच, या गवर्नमेंट का कुछ फोकस चेंज हुआ है? गवर्नमेंट एक प्लेग्राउंड सेट कर सकती है, एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है, प्लेटफॉर्म दे सकती है। आपको करना इंडस्ट्री को ही पड़ेगा एंड इंडस्ट्री को ही वो स्टेप उठाना पड़ेगा। चीज देखोगे चाइना में बहुत प्रमोट किया जाता है लोकल चीजों को यूज करने का। दे प्रेफर वीचैट नॉट व्हाट्सएप, दे प्रेफर देयर ओन सोशल नेटवर्किंग, ताकि वो टेक इन हाउस रहे, डेटा इन हाउस रहे। तो हमारी गवर्नमेंट भी वैसा चाहती है और ये नेक्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स दैट। भारत को कितना समय लगेगा वहां तक पहुंचने? उस क्या हम पहुंच पाएंगे? Hello everyone, welcome to another episode of the Vision Grid. So today we have Bhanu Marva with us. He is the Chief Operating Officer of Weber Electrocorp. Hello Bhanu, how are you doing today? Hi Sachin, I'm good. How are you? I'm good, great. I'm so glad to have you here. Thank you. Same here. Thanks for inviting. So Bhanu, मैं आपको पिछले 3-4 साल से जानता हूँ, राइट? और मेरे ऑडियंस की फेवर के लिए तो पहले मुझे अपने बारे में बताएं कि हाउ हैव बीन योर जर्नी एज एन इंजीनियर, एंड उसके बाद हम वेबर के बारे में जानना चाहेंगे। सो मेरी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है। जैसे कि हर एक यंग बच्चे की एक यंग बॉयज़ की एक एस्पिरेशन होती है कि व्हीकल से रिलेटेड, एक व्हीकल का पैशन होता है, क्योंकि हम वैसी मूवीज़ और वैसे एपिसोड्स वगैरह, फास्ट मूविंग बाइक्स एंड कार्स। सो वही मेरे को पैशन था एंड मैं उसको अपना करियर बनाना चाह रहा था। एंड तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मैं कैसे बना सकता हूँ इसमें करियर। सो दे सेड यू नीड टू गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैंने काफ़ी मेहनत की IIT JEE और JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली आई couldn't get marks which were required for mechanical engineering and I landed up in electrical. ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिकल मिली, पहले 6 महीने तो मैं बड़ा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, हाय क्या हो गया, लाइक कहाँ मेरे को गाड़ियाँ बनानी थी, कहाँ घर के पंखे ठीक करूँगा। तो देन अ थॉट केम टू माई माइंड कि कैसे मैं ऑटोमोबाइल में काम कर सकता हूँ इलेक्ट्रिकल में रहते हुए। एंड देन इट स्टक यस कि मे बी थ्रू EVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आई कैन वर्क इन ऑटोमोटिव स्टिल गेटिंग इन टू इलेक्ट्रिकल। और वो एक बूमिंग फील्ड था, तो मैंने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम करना। वाओ। और 3 साल मैंने एक सोलर इलेक्ट्रिक कार पे काम किया डिफरेंट टीम्स में। हम फर्स्ट ईयर फेल हुए, सेकेंड ईयर भी फेल हुए, थर्ड ईयर जाके वो एक गाड़ी बनी जो कि एक 4 व्हीलर था, सोलर से चार्ज होता था एंड 75 किलोमीटर चलता था। और न्यूज़पेपर्स ने, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ने उसको कवर किया। क्या बात है, ये उच्च ऊर्जा के नाम से मैंने लिंक्डइन पे कुछ देखा था आपका। तो मैंने एक टीम शुरू की थी, टीम ऊर्जा करके, एंड ऐसी फ्रेशर्स को लेके, और एक विजन था बस हमारे पास कि हमें सोलर इलेक्ट्रिक कार बनानी है। हमें पता नहीं कैसे ना, बट दिन रात लगा के कुछ ना कुछ बेंचमार्क करके, जुगाड़ करके हमने बनाया उसको, एंड वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। फिर उस बेस पे हमें फंडिंग मिली थी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, और हमने हर 2 साल, हम हर साल 2 इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं। अच्छा। वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। उसके बाद मैंने इसरो में अपना इंटर्नशिप किया था 6 मंथ, जहाँ एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट में काम किया था। ग्रेट। एंड देन 2 इयर्स फिर एशियन पेंट्स में काम किया, एक FMCG में, जहाँ पे सोलर और रिन्यूएबल मेंटेनेंस में काम किया। एशियन पेंट्स और सोलर? एशियन पेंट्स में एक्चुअली क्या है ना, सोलर और विंड को यूज़ करके वो इंटरनल जनरेशन करते हैं अपने प्लांट के लिए। तो उधर जो है दे नीड इंजीनियर्स जो उसको मेंटेन कर सकें, ऑपरेट कर सकें और उसको एक्सपैंड कर सकें। तो मैं उस टीम के अंदर था। ये एक नई चीज़ है जो राइट। सो मेरे को मेरे रिलेटिव्स पूछते थे कि यार आप जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके पेंट बना रहे हैं। तो मेरे को भी समझाना मुश्किल होता है, बट मुझे वहाँ जाके पता चला कि एशियन पेंट जितनी टेक्निकल कंपनी शायद ही कोई होगी जो इतना डेटा का यूज़ करती है, इतनी हाईटेक टेक का यूज़ करती है जस्ट एक पेंट बनाने के लिए। तो FMCG में जितना टेक यूज़ होता है मुझे लगता नहीं इतना किसी और इंडस्ट्री में यूज़ होता होगा।
बिकॉज बिजनेस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है वहाँ उसकी वजह से। तो उसके बाद मैंने फिर 3 ईवीज़ की कंपनीज़ में काम किया था, एक बैटरी की कंपनी में, एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की कंपनी में, एंड देन एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ऑटोमोटिव कंपनी में, सिंपल एनर्जी में, जहाँ चार्जिंग स्टेशंस पे काम किया, चार्जर्स पे काम किया। फिर उससे पहले बीएमएस की एक कंपनी मैक्सवेल में काम किया, एक बैटरी की कंपनी इंटीग्रेट में काम किया, एंड देन आई लैंडेड अप इनटू वेबर, जहाँ वी आर मेकिंग इंडिजिनियस भारत का बीएमएस। तो इतनी सारी जगहें घूम के मुझे लगा कि नहीं, हमें कोर टेक चाहिए। एंड वहाँ मेरी फाउंडर जब मनु जी से बात हुई तो हमें लगा कि हमारा विज़न मिल रहा है कि जो है हम इंडिया को इंडिजीनियस टेक देना चाह रहे हैं, जो सब कंपोनेंट्स एक ईवी में लगने चाहिए, जिस वजह से एक यूज़र का कॉन्फिडेंस आना चाहिए ईवी में। तो उस टाइम मुझे, जब मैंने वेबर ज्वाइन नहीं किया तो उससे पहले मुझे फील होता रहा कि लोगों को ईवी में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, और वो आज भी नहीं आया, मैं ये कहूँगा। बट हम उसको तभी दे सकते हैं कॉन्फिडेंस अगर एक प्रॉपर उसके कंपोनेंट लेवल पे प्रोडक्ट बनाए, प्रॉपर टेक बनाए जो कि काम करे और एक यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सो दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू वेबर। मेरी ऑडियंस जरूर ये जानना चाहेगी कि वेबर की शुरुआत कैसे हुई। सो वेबर का जो रूट से शुरुआत है वो आईआईटी खड़गपुर में है। तो ये जो हमारे फाउंडर है मिस्टर मनोज अग्रवाल, इज़ अ वेरी विजनरी फाउंडर एंड लीडर। सो ही स्टार्टेड देयर दिस थिंग, और उनके साथ थोड़ा सिमिलर हुआ है, मतलब मेरे साथ उल्टा हुआ। मुझे चाहिए थी क्या नाम है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिल गई, उनको चाहिए थी इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको मिल गई इंडस्ट्रियल। अच्छा। तो सो व्हेन ही वेंट, जब वो इंडस्ट्रियल में गए और वो स्टिल बीएमएस पे काम करना चाह रहे थे, तो उन्होंने जो है एक बीएमएस पे काम करना शुरू किया। 4 साल एक बीएमएस पे काम करते रहे वो। ड्यूरिंग हिज आईआईटी डेज। यस यस। वाओ। So with the professor, he worked on a BMS project for 4 years and iterated, worked hard, and then when he passed out, उन्होंने एक कंपनी स्टार्टअप की, वेबर इलेक्ट्रिको, because he was fan of magnetic fields, magnetic lines, so he named it as Weber, जो कि ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। और वहाँ से उन्होंने इस जर्नी को शुरू किया। शुरू में हमने बड़े OEMs जिनको इंडिजीनियस टेक चाहिए, जैसे एम्पियर, काइनेटिक, उनके साथ हमने काम करना शुरू किया, और 2-2 साल लगा के अपने प्रोडक्ट को रगड़ बनाया, प्रूव किया, एंड देन स्लोली अब हमने काफ़ी स्केल कर दिया। तो ये शुरुआत उसी जर्नी से हुई, और इस जर्नी में उनके पैशन और उनके विजन और उनके टेक माइंडसेट की वजह से वैसे लोग जुड़ते गए। मैं बड़ा प्राउडली फील करता हूँ जितना टेक्निकल स्टफ़ हमारी टीम में, आईआईटी से, एनआईटी से, बिट से, और जिस टेक पे हम लोग बात करते हैं डीप टेक में, आई डाउट, क्योंकि मैं बाकी इंडस्ट्री घूम के आऊँ, इतना डीप टेक पे होता होगा डिस्कशन। सो आई एम वेरी प्राउड कि हम उस चीज़ को ड्राइव कर रहे हैं। राइट। मैं मनोज को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और वी हैव बीन क्लोज फ्रेंड्स। 2 चीज़ें मैं भी बोलना चाहता हूँ कि वन इज़ इंटीग्रिटी वाइज, कि इंटीग्रिटी में कोई डाउट नहीं है, एंड सेकंड पॉइंट इज़ कि इतना पैशनेट बंदा है रिगार्डिंग BMS एंड रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब आई शुड, मतलब कमेंडेबल। सो अभी जो मैं वेबर पे, आई एम लीडिंग ऑपरेशंस एंड इंटीग्रेशन इन वेबर, आई एम वर्किंग एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। सो माई सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस ये है कि हम इंटीग्रेशन बहुत अच्छे लेवल पे करें प्रोडक्ट की, उसका सर्विसिंग बहुत अच्छा दे सकें, और राइट मार्केट फीडबैक उठा सकें, ताकि हम प्रोडक्ट पे वैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकें। उस रोल में मेरा अभी सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। इससे पहले वेबर बेसिकली सिर्फ BMS बनाता है। सो हमारा जो मिशन था कि हमें ईवी के सब सिस्टम कंपोनेंट्स बनाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। उस विजन की शुरुआत हमने सबसे लो हैंगिंग फ्रूट से की, BMS से, उसको मास प्रोडक्शन में लाने के। हमने चार्जर भी बनाया, मोटर कंट्रोलर भी बनाया, बट अभी हम सिर्फ BMS ही मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड प्लान है चार्जर भी और अदर मोटर हमारे कंट्रोलर। प्रोडक्ट रोड मैप में वो सारी चीज़ें जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं और इस ट्रांजिशन की में रिक्वायर्ड होगी, नॉन कन्वेंशनल से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विल डू। फॉर एग्जांपल, जो अभी हम बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन कर रहे हैं कि हाई वोल्टेज सिस्टम्स। सो हाई वोल्टेज सिस्टम्स अभी तक जैसे कि टेलीकॉम या डेटा सेंटर्स, वो लिथियम आयन बैटरी बैक नहीं थे, दे वर पावर्ड बाय लेट्स से डीजीज और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो वहाँ लिथियम एनर्जी का पावर प्ले है, एंड देयर वी वांट टू डिलीवर द राइट इलेक्ट्रॉनिक जो उस हिसाब से लोड शेड्यूलिंग करे और कट ऑफ्स मेंटेन करे, उस पावर को मैनेज कर सके। सो हमारा मेन फोकस है कि जो भी टेक की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स पर से, बिकॉज वी आर एक्सपर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वी शुड गिव सो दैट ये जो ट्रांजिशन है वो जल्दी से जल्दी हो, जो भी नॉन कन्वेंशनल से कन्वेंशनल सोर्स का। सो वो हमारा मिशन है, और उसके लिए सबसे जैसे राइट लाइक आई सेड सबसे लो हैंगिंग फ्रूट हमारे लिए BMS था। ग्रेट। सो वो है।
Great. एंड कमिंग टू माई रोल एट वेबर राइट नाउ, सो जैसे मैंने आपको बताया मेरा फोकस करेक्ट इंटीग्रेशन और वो फीडबैक लेके मार्केट से वो प्रोडक्ट में इम्प्रूव कराना है। पैरेलली उस प्रोडक्ट में ऐसे चेंजेस भी कराना कि हम सप्लाई चेन को फर्दर स्मूथ कर सकें। सो दैट्स हाउ मनुज गिव मी द रोल ऑफ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट वेबर। वेबर को पूरी मार्केट से अलग क्या चीज़ करती है? आप लोगों का यूएसपी क्या है? राइट, सो ये यूएसपी जो क्रिएट होता है वो डायरेक्ट क्रिएट हमारा जो है लो इंटीग्रेशन टाइम एक यूएसपी है। उससे क्या मतलब है कि हम सिर्फ बीएमएस नहीं बेचते, हम बेचना चाहते हैं एक यूज़र एक्सपीरियंस जो कि एक प्रोडक्ट लेवल पे, फुल प्रोडक्ट लेवल पे कस्टमर को मिले। उससे मेरा क्या मतलब है कि एक इकोसिस्टम लेवल पे एक यूज़र को एक ईवी से अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ईवी से तभी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर वो प्रोडक्ट प्रॉपरली इंटीग्रेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि हमारा बीएमएस एक एसओसी कैलकुलेट करता है। तो जो एसओसी कैलकुलेट करता है स्टेट ऑफ चार्ज क्या, अगर मैं ये इफ़ आई टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर and right now it is full glass of water, so it is 100% SOC. If I drink let's say थोड़ा सा, so it becomes a 80% SOC, that is मैंने थोड़ा, तो जैसे आपने गाड़ी को यूज़ किया तो यूज़ करने से चार्जिंग कम हो गई, तो दैट इज द स्टेट ऑफ चार्ज। दैट इज द स्टेट ऑफ चार्ज फॉर द ऑडियंस टू सिंप्लीफाई द लर्निंग। सो अगर मुझे पता है 100% SOC पे मेरी 100 किलोमीटर गाड़ी चलेगी और 20% पीने पे 80 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, तो मेरे बीएमएस को पता होना चाहिए कि इसमें 80% पानी ही है। ओके। अब क्या होता है, जो हम चाइनीज़ बीएमएस या इम्पोर्टेड बीएमएस या फिर मैं कहूँगा डम बीएमएस लेते हैं, वो सेल केमिस्ट्री से इस कंपटीशन को मैच नहीं करते, क्योंकि हर बैटरी में अलग अलग सेल जाती है। तो इसमें रेंज होती है 80 किलोमीटर और वो बताता है 90, और यूज़र सोचता है कि चलो आज मैं यहाँ से X to Y, चलो आज गुड़गांव से नोएडा जाता हूँ, और वो गाड़ी बीच में रुक जाती है। अल्टीमेटली क्या होता है, यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होता है, वो इस इकोसिस्टम को भी ब्लेम करता है कि ईवीज इज़ नॉट राइट टाइम, एंड उस वजह से वो इकोसिस्टम को भी डैमेज पहुंचता है। तो ये जो इंटीग्रेशन है, प्रॉपर इंटीग्रेशन, हम उस पर बहुत फोकस करते हैं। तो वो हमारा बिगेस्ट यूएसपी है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से आपका भी सही चले। सो दैट इज़ आवर बिगेस्ट यूएसपी, जिस बेसिस पे वेबर फाउंड हुआ था। अब इस यूएसपी का एक और फ़ायदा है कि हम एक ओईएम का सर्विस टाइम रिड्यूस होता है। आप इंटीग्रेट प्रॉपर कर रहे हो प्रोडक्ट, आपका सर्विस टाइम रिड्यूस होगा, और उस सर्विस टाइम से सर्विस कॉस्ट रिड्यूस होगा और आपकी मार्केट रिटेंशन बढ़ेगी। सो वो भी हमारा सेकेंड जो है एक यूएसपी है। एंड हमारा जो सर्विस नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया भी है। सो हम जैसे कि कोई इश्यूज चैलेंजेस आते हैं, इमीडिएटली वी हेल्प गो आउट ऑफ वे सो दैट यूज़र एक्सपीरियंस विल बी गुड। सो अगर एक नटशेल में मैं कहूँ वेबर का यूएसपी, दैट इज़ अ गुड ईवी यूज़र एक्सपीरियंस थ्रू अ बीएमएस। ग्रेट। सो जब हम आई गॉट इट, सो जब हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, तो मुझे बताइए कि इंटीग्रेशन में 3 काम आप क्या करते हैं? अगर मैं टॉप 3 काम बोलूँगा कि ये टॉप 3 काम इंटीग्रेशन के दौरान कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? इंटीग्रेशन के टाइम सबसे पहले हम उसकी सेल केमिस्ट्री समझते हैं कि उसकी केमिस्ट्री क्या है। उस केमिस्ट्री के बेस पे बीएमएस को प्रोग्राम करते हैं। और सेकंड हम ये करते हैं कि उसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब उसकी एप्लीकेशन लेयर कैसी है, 2 व्हीलर में यूज़ हो रहा है या 3 व्हीलर या इस तरह से, या कुछ और? 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में, और ये भी हम समझते हैं कि उसके वो कैसे यूज़ हो रहा है। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक घर पे जो है एक वाइफ और हस्बैंड पे अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, तो क्या होगा, घर पे क्लैश होंगे, वो घर के बच्चों को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा उस घर पे, राइट। एक जस्ट एक एग्जांपल मे बी ऑडियंस रिलेट कर पाए। सिमिलरली एक ईवी में एक बीएमएस हमेशा कम्युनिकेट करता है चार्जर से, एक मोटर कंट्रोलर से। तो अगर उनके कम्युनिकेशन में गैप होता है तो आइदर वो एक्सपीरियंस ईवी का अच्छा नहीं होता, रुक जाती है गाड़ी, या और भी हो सकता है। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। बीएमएस जब सेल्स गर्म होते हैं, वो बोलता है कि मोटर कंट्रोलर को करंट कम करो, मैं हीट हो रहा हूँ, राइट। अब आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रॉपर नहीं है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो वो सुनता नहीं है, तो उसमें क्या होता है, वो हीट होता रहता है एंड बीएमएस कट ऑफ कर देता है, गाड़ी बीच में रुक जाती है। और बहुत सारे हम ईवी यूजर्स का जो नॉन स्टैंडर्डाइज वे में इंटीग्रेशन होता है, उसमें हम देखते हैं कि वो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, फ्लाईओवर पे गाड़ी रुक गई या कहीं इस टाइप का प्रॉब्लम आया। सो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन इंश्योर करना हाँ हमारा काम है। सो उस पर हम बहुत फोकस करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे बीएमएस में एक कैन टर्मिनेशन रजिस्टर होता है, वो हम 120 ओम करके देते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि
लोग जो है क्लस्टर भी ले लेते हैं, चाइना से IoT उठा लिया, यहाँ से क्लस्टर उठा लिया, कंट्रोलर यहाँ से उठा लिया, सब में 120 ओम लगा होता है और बस का जो इम्पिडेंस है वो 40 ओम पहुँच जाता है और एक कैन बस 60 ओम से कम पे काम नहीं कर पाता। तो उधर उस वजह से या तो डेटा का लॉस होता है या वो काम नहीं कर पाता है, बीच में गाड़ी रुक जाती है। तो हम उस लेवल तक जाते हैं, हमारे कस्टमर को अच्छा नहीं लगता इतनी इन्वेस्टिगेशन करना, बट हम पूछते हैं कि हाँ आपके कितने नोट्स लगे हैं, कैसे इंटीग्रेट हुआ, कहाँ चल रहा है, कैसे वायरिंग है, डिफरेंशियल पेयर हुआ कि नहीं। तो हम उस लेवल तक अपना R&D अपने तक सीमित नहीं रखते, एंड यूज़र तक हम इसको करते। तो ये 2-3 एग्जांपल मैंने आपको इंटीग्रेशन के दिए। एक तो सेल केमिस्ट्री को समझना, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है समझना, बाकी सब सिस्टम्स को समझना कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, और एप्लीकेशन के हिसाब से उस पैरामीटर्स को लगाना, राइट। सो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ और सवाल मेरे मन में आ रहे हैं कि जब आप काम कर रहे हो तो यू आर एन इंडियन BMS मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट, और ज़्यादातर जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको ज़्यादातर चाइनीज़ स्कूटर्स देखने को मिलते हैं, 3 व्हीलर्स देखने को मिलते हैं, या इंडियन सिस्टम्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, या आप इंडियन सिस्टम्स के साथ ज़्यादा काम कर रहे हो या चाइनीज़ जो इम्पोर्ट हो रहा है मटेरियल उनके साथ ज़्यादा काम कर रहे हो? राइट, गुड क्वेश्चन। सो अगर हम टियर 1 OEM की बात करें, जैसे कि लेट्स से आई से एथर, ओला, दे आर द iOS ऑफ दिस EV इकोसिस्टम। उन्हें सब कुछ खुद बनाना है, ठीक है। उनको हार्डवेयर अपना बनाना है एक ऐप आईफोन की तरह, उनको सॉफ्टवेयर अपना बनाना है, फर्मवेयर अपना बनाना है, उनको क्लाउड अपना बनाना है, ईयरपोड अपना बनाना है, एसेसरी अपनी बनानी है, राइट, ट्रैकर अपना बनाना है। सो दैट इज़ द iOS। सेकेंड मार्केट इज़ द एंड्रॉयड, कि जहाँ पे हार्डवेयर कोई और बना रहा है बट इट इज़ टेकिंग द हेल्प ऑफ गूगल का एंड्रॉयड इंटरफेस टू गिव अ कंप्लीट प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन। तो हम वो एंड्रॉयड हैं इस इकोसिस्टम के। तो वी वर्क विद टियर 2 OEMs। लॉट ऑफ दिस OEMs यूज CKD किट्स, लाइक हाँ वो चाइनीज़ किट्स भी यूज़ करते हैं, बाकी हम कुछ टियर 1 के साथ भी काम करते हैं। बट जो चाइनीज़ किट्स यूज़ भी करते हैं, हमारा है कि थ्रू आर BMS हम इंश्योर करना चाहते हैं वो सेम लेवल ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस दें जो एक टियर 1 वाला है। उससे क्या कॉस्ट भी उनका रिड्यूस हो रहा है, तो यूज़र के लिए अफोर्डेबल भी है और EV एक्सपीरियंस भी उसका ख़राब नहीं होता। तो क्या मैं एक निष्कर्ष इस कन्वर्जेशन से निकाल सकता हूँ कि अगर कोई चाइनीज़ CKD है भी स्कूटर में और उसमें अगर वेबर का BMS अगर यूज़ हुआ है तो इट विल गिव यू ए मच बेटर एक्सपीरियंस दैन एनी अदर scooter? Yes, even a higher range. Nice. That we have even data also, we have seen 5% का रेंज का इंक्रीमेंट, क्योंकि जब हम PI लूप लगाते हैं चार्जिंग में, दिस इज़ अ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल लूप हम जिसको फर्मवेयर में कहते हैं, तो उससे हम 5% का भी वो देखते हैं। और अगर आप बैलेंसिंग भी इंक्रीज करते हो सेल्स की, तो उससे भी आपको हायर जो है आपको 5% तक का मैंने रेंज देखा है डिफरेंस। सो भानु, जनरली हमने क्या देखा है कि कस्टमर हमारे बीइंग ए बैटरी मैन्युफैक्चरर, यू नो मी, राइट, कि जब कस्टमर भागा भागा आता है और या क्विकली फ़ोन करता है कि आपकी बैटरी ख़राब है एंड गाड़ी नहीं चल रही है, और हम अपना सर्विस सेंटर, सर्विस इंजीनियर जब वहाँ पर भेजते हैं तो हमें पता चलता है कि बैटरी में प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो कुछ और प्रॉब्लम थी। तो BMS बीइंग एन सब सिस्टम ऑफ द कंप्लीट बैटरी पैक, राइट, तो क्या आपको भी इस तरह की दिक्कत आती है? राइट। सो जो चैलेंजेस आते हैं वो, जैसे आपने कहा कि हाँ कभी कभी सेल में होता है, बैटरी में होता है या कंट्रोलर में होता है, ऐसे इश्यूज आते हैं, और इन इश्यूज़ को भी हमने टैकल करने की कोशिश की है। हमने अपना डायग्नोस्टिक सिस्टम बनाया। सो वो डायग्नोस्टिक सिस्टम क्या करता है कि जैसे आप व्हीकल से कनेक्ट करते हो, वो ना कि BMS लेवल पे और अदर लेवल्स पे ट्राइज टू फाइंड कि किस टाइप का आपका फॉल्ट आ रहा है, और उस बेस पे हम रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब सिस्टम ख़राब होता है, जैसे कि एक पहिए पे में यू नो देयर आर डिफरेंट स्पोक्स, एक भी स्पोक खराब होता था वो दैट स्टार्ट्स टू वॉबल, सो दैट कैन बी चैलेंज टू एनी ऑफ द सिस्टम में इंटीग्रेशन। एंड ऑल्सो कमिंग टू दिस पॉइंट कि जैसे कि प्रॉब्लम, गाड़ी में प्रॉब्लम आती है एंड यूज़र को ये इश्यूज आते हैं कि किसी भी टाइप के व्हीकल चल नहीं रहा, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारा इसी फाइनेंशियल ईयर का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है वेबर केयर पॉइंट। तो वेबर केयर पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, 180 सर्विस सेंटर नेक्स्ट 2 ईयर्स में स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम व्हीकल का डायग्नोस्टिक करेंगे, ठीक है, जो भी व्हीकल में प्रॉब्लम आई है, रुकी है, जिसको भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है, उस डायग्नोस्टिक का एक हम इजीली रिप्लेसेबल सॉल्यूशन देंगे, जिससे हम उसको ना ज़्यादा हायर कॉस्ट चार्ज करते हुए वी कैन जस्ट यू नो मेक श्योर उसका एक्सपीरियंस ठीक है, जो भी उसमें प्रॉब्लम है वो कर रहे हैं। सो वो अभी हमारे इस साल का वो है टूल फॉर दिस एजेंडा।
सॉरी मेन एजेंडा? हाँ, इस साल का हमारा मेन एजेंडा है और उसमें 20 हमारे मेजर सर्विस सेंटर होंगे। और इसका मैं इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ ये कैसे निकला। तो हम अपने बीएमएस का फीडबैक लेने हम मार्केट में निकले, तो हम ई रिक्शा वालों से बात करने गए, तो हमने इंटरव्यू कंडक्ट किए, तो उन्होंने कहा कि हमें बैटरी साइड से प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बट कभी कहता है हमारा क्लस्टर नहीं चल रहा, कभी हमारे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी चढ़ नहीं रही, हाँ। हाईवे में मोटर कंट्रोलर्स में प्रॉब्लम आ रही है, या फ्यूज़ उड़ जा रहा है। तो हमें पता चला अच्छा ये भी एक पेन पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी एक्सपर्टीज़ जो व्हीकल की अभी लास्ट 6 ईयर्स में बना ली है, उसको हम यूज़ करके हम सर्विस सेंटर भी खोलें। सो दैट इज़ द दिस ईयर का मेन इनिशिएटिव। तो ये जो सर्विस सेंटर होंगे ना सिर्फ आपके बीएमएस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट मोटर्स, कंट्रोलर, चार्जर की भी एक प्रॉब्लम होगी तो वो भी आप सॉल्व करोगे। यस यस। वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग। सो भानु, बीएमएस के बारे में ज़्यादातर लोगों की मिथ्स क्या हैं? सो एक बहुत बड़ा मिथ है कि वन बीएमएस कॉन्फ़िगरेशन फिट्स ऑल, राइट। तो सेम बीएमएस हम लेंगे, बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती हैं, 1000 इन्वेंट्री या 10,000 इन्वेंट्री चाइना से उठा लेंगे, सेम बैटरी में लगा सब साइजेस सब बैटरी में लग जाते हैं। सो वन बीएमएस कैन नेवर फिट ऑल। आपको हर एप्लीकेशन के लिए उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम जाएगा, R&D जाएगी, बट उससे आपका प्रोडक्ट रिलायबल बनेगा। सो एक तो ये बहुत बड़ा मेजर मिथ है। सेकेंड इज बीएमएस इज जस्ट फॉर प्रोटेक्शन और एक स्विच, इट्स नॉट जस्ट अ स्विच। वो आपके यूज़र को बता रहा है कि बैटरी कैसी है, बैटरी का पूरा कम्युनिकेशन चैनल वो है। सो इट्स जस्ट नॉट अ स्विच जहाँ हम देखें कि हाँ प्रोटेक्ट कर रहा है। बहुत लोग ऐसे ही टेस्ट करते हैं, बैटरी इंडस्ट्री में देखता हूँ, हाँ प्रोटेक्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, कट ऑफ मार रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है और उसको कम्युनिकेट राइट पैरामीटर करने कि कितनी बैटरी बची है, कितना दूर गाड़ी चल सकती है, उसको इवन उसको कॉन्फ़िगर करना है आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद जो है गाड़ी की रेंज कम होगी तो उसको कट ऑफ थोड़ा नीचे करना पड़ेगा ताकि यूज़र को कम रेंज ना मिले। सो सेकेंड इज दिस। एंड थर्ड मिथ इज के बीएमएस कैन वर्क इन आइसोलेशन। उसको आइसोलेशन में नहीं काम कर सकता, उसको प्रॉपर जो है हर सब सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना। नथिंग कैन वर्क इन आइसोलेशन, दैट इज द थर्ड बिगेस्ट। सो भानु, एआई के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, राइट? और मैंने एग्जैक्टली तो कंपनी का नाम नहीं पता, बट यूएस में एंड यूके, जर्मनी में काफ़ी सारी कंपनीज का नाम सुना जो कि एआई बेस्ड बीएमएस डेवलप कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ एआई में हो रहा है। तो आप लोग कुछ यूज़ कर रहे हैं क्या, या फिर आने वाले ट्रेंड्स क्या हैं बीएमएस और एआई पे? अभी हमने इमीडिएट कुछ इस पर डेवलपमेंट नहीं किया है एआई पे, बट एक विजन है, एक काइंड ऑफ रोड मैप है। वो कहाँ से ड्राइव हो रहा है, एआई का कैसे यूज़ होगा, बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा और बहुत अच्छा इसमें इंसाइट है कि बेसिकली हम एआई को कैसे यूज़ करना चाह रहे हैं जहाँ पे हम कंटिन्यूसली इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जहाँ एआई बैकएंड पे काम करके चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ केस इसका है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में लेट्स से सोलर या विंड, दीज आर इंटरमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि सन की किरणें हर टाइम तो पड़ेंगी नहीं, सुबह पड़ेंगी एंड एंड दिन के टाइम पे पड़ेगी, एंड इवन विंड भी हर टाइम नहीं चलेगी। और रिन्यूएबल में ये आगे सबसे ज़्यादा आने लगे हैं ये दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो वहाँ पे हम बैटरी यूज़ करते हैं ताकि उस एनर्जी को स्टोर किया जाए जब पीक पे है, जब पीक धूप पड़ रही है स्टोर किया, फिर रात को भी सप्लाई किया। अब जब आप बैटरी इतने मैसिव स्केल में यूज़ कर रहे हो एक पावर प्लांट लेवल पे, वहाँ पे उस बैटरी को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक भी बैटरी ख़राब होती है आपका ग्रिड फेलियर हो सकता है। और वहाँ एआई का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ हो सकता है कि हम एआई के थ्रू कंटिन्यूसली बैटरी एसेट्स को मॉनिटर करें और जहाँ भी बैटरी के पैरामीटर्स में गड़बड़ी आए वो आइडेंटिफाई करके उसको अलार्म दे। सो एआई कैन बी अ वेरी गुड टूल इन बैटरी डायग्नोस्टिक्स, स्पेशली इन एसेट ट्रैकिंग। तो ये आ गया ईएसएस का यूज़ केस। सिमिलरली फ्लीट में भी यूज़ हो सकता है, जहाँ ईवी की फ्लीट्स हैं इन्वॉल्व, तो किसी बैटरी में अगर लगता है कि प्रॉब्लम है और कोई डिलीवरी वाला डिलीवरी कर रहा है व्हीकल की और कुछ एक डायग्नोस्टिक एक उसको दिख रहा है एआई को कि हाँ अभी फॉल्ट नहीं आया पर आ सकता है फॉल्ट बेस्ड ऑन द बैटरी पैरामीटर्स रिसीव्ड ऑन द क्लाउड, तो वो उसको वॉर्न कर सकता है ताकि वो गाड़ी अब्रप्टली रुके। तो फ्लीट और एसेट ट्रैकिंग जहाँ एक बंदा हर टाइम बैठ के नहीं मॉनिटर कर सकता कि क्या पैरामीटर्स है क्या खराब है, वहाँ एक एआई बहुत बढ़िया रोल प्ले कर सकता है एट अ नॉमिनल कॉस्ट। आप इतने सारे बंदे नहीं हायर करना चाहोगे बट एक एआई बिठाना चाहोगे जो हर टाइम चीज़ों को मॉनिटर कर सके।
और इसको क्लाउड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बीएमएस लेवल पे नहीं कर सकते, क्योंकि बीएमएस का कंट्रोलर की मेमोरी लिमिटेड है और मैं इतना अच्छा एल्गो नहीं डाल सकता। बट क्योंकि हर चीज़ कनेक्टेड होती जा रही है, तो जो क्लाउड पे एआई इंजन है वो एसेट्स को ट्रैक करेगा, बताएगा कब मेंटेन करना है, कौन ख़राब होने वाला है और क्या डिग्रेडेशन चल रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ केस इसका एआई का बनता है। सो आपने बोला कि क्योंकि बीएमएस का कंट्रोलर का जो स्टोरेज है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। राइट। सो तो आपने साथ में ये भी बोला कि हम काइंड ऑफ बैकएंड में हम एआई को यूज़ कर लेंगे, लेकिन एक्टिवली एआई को यूज़ अभी नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड। यस राइट। सो दुनिया में क्या एक्टिवली बीएमएस पर एआई अभी यूज़ हो रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं? बहुत लिमिटेड। मतलब मैं एक और चीज़ इसमें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि एआई आज की डेट में फैंसी वर्ड बन गया कि हर जगह हम एआई को किसी तरह से घुसाना चाह रहे हैं, चाहे हो या ना। राइट। अब बैटरी का जो काम है कि उसका स्टेट ऑफ चार्ज करना, कि कितनी बैटरी बची है नहीं है, कट ऑफ करना, वहाँ एआई का इतना रोल नहीं है। वहाँ सिंपल मैं फर्मवेयर लॉजिक्स को लगा के सिंपल एक मॉडल वो क्या एल्गोरिदम डाल के मैं काम कर सकता हूँ। बट एआई कहाँ मेरा काम आएगा? जहाँ मेरे को एक्चुअल में उसको एस्टिमेट करना कि कौन सी ख़राब होने वाली है बैटरी। सो एक जैसे कहावत है ना कि जहाँ नीडल काम नहीं आती वहाँ तलवार काम आ जाती है, जहाँ तलवार काम नहीं आती वहाँ नीडल काम आ जाती है। सो वी हैव टू सी कि कौन सा यूज़ केस कहाँ है। अननेसेसरली हम उसको उधर नहीं डाल सकते। बट हाँ, एनालिटिक्स पे एआई विल बी अ वेरी पावरफुल टूल। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूँ। अब जैसे अभी बैटरी रिसाइकलिंग इंडिया में शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अभी अभी नई ईवीज आए हैं, अभी 2-3 साल ज़्यादा नहीं हुए। अब 3 साल बाद लेट्स से कि आप जो है बैटरी रीसेल में देते हो, कि आपकी बैटरी जैसे इन्वर्टर की बैटरी का भी अभी आपको बायबैक मिलता है, तो उसमें एआई को हम यूज़ कर सकते हैं कि बैटरी की हेल्थ को फाइंड आउट करने की, कितनी पुरानी हुई है बैटरी, कितना इसका कॉस्ट है। उसका जो एआई मॉडल है वो कॉस्ट निकाल सकता है कि हाँ ये कोई सेकेंड हैंड बैटरी लाया, अच्छा ये 10,000 की बैटरी, इसने ज़्यादा ख़राब तरीके से चलाई है, ये इसने संभाल के रखी है तो ये 12,000 की बैटरी है। तो वहाँ एआई का बहुत अच्छा यूज़ है। तो एआई का इनडायरेक्ट यूज़ बहुत अच्छा है। सो बेसिकली एसओएच ट्रैक करना और एसओएच आपको बताना और उसके हिसाब से जो भी कैलकुलेशन बैकएंड कैलकुलेशन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक यूज़ केस आ जाएगा एसओएच के बेस में, जो इनडायरेक्ट यूज़ केस है वो कार्बन क्रेडिट्स। सो कार्बन क्रेडिट्स का जैसे कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल बनने वाला है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट्स जो है आप कल को सेल कर सकते हो। तो फ्लीट ऑपरेटर्स या फिर ईएसएस वाले उस एआई का यूज़ करके कार्बन क्रेडिट्स भी कंप्यूट कर सकते हैं, जिसको मोनेटाइज कर सकते हैं। या फिर हम कोई यूज़र है उसको भी हम कार्बन क्रेडिट बता सकते हैं कि इतने क्रेडिट्स हुए हैं। तो उसने एक तो हो गया एसओएच बैटरी कितनी डिग्रेड हुई, कि कितनी अब वैल्यू है, बायबैक वैल्यू। कार्बन क्रेडिट हो गया बेसिकली कि उसने पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट डाला, 100 रुपीज़ का CO2 बचाया कि 1000 रुपीज़ का कि 1 लाख का। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्यूरेट कार्बन क्रेडिट एस्टिमेशन जो कि एआई वहाँ यूज़ हो सकता है। सो इंडिया में अभी कुछ इसके ऊपर काम हुआ है मार्केट में? कुछ कंपनीज शुरू हुई हैं स्टार्टअप, बट अभी तक कोई है नहीं जो एक्यूरेटली एसओएच या कार्बन क्रेडिट के ऊपर बेस्ड ऑन एआई या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कर सके। एग्जैक्टली मेरी आई एम एन एक्स मैक्सवेल एनर्जी एम्प्लॉय, आयन एनर्जी, तो वहाँ हम कर रहे थे एडिसन पे काम, एडिसन एनालिटिक्स पे। सो दे हैड स्टार्टेड दैट वर्क, बट आई वोंट से स्पेसिफिक टू इंडिया उन्होंने किया, बट बाहर यूरोपियन कंट्रीज को ज़्यादा फोकस में रख के की। सो भानु, हो सकता है कि मेरे मन में कोई मतलब रेपिटेटिव क्वेश्चन में मैं पूछूं। हमने बात करी कि सॉफ्टवेयर के मामले में तो हम काफ़ी आगे हैं, राइट? और भारत में हार्डवेयर के मामले में हमें आगे बढ़ना है, राइट? सो क्या करना पड़ेगा बेसिकली हार्डवेयर के लिए बारे में आगे बढ़ने के लिए? राइट। एक तो इसमें मैं समझता हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी बड़ा रोल है इंडिया को हार्डवेयर में आगे ले जाने में। हम एक चीज़ देखते हैं हायरिंग में काफ़ी ज़्यादा, हम वेबर में IIT, NIT, बिट्स हर जगह से हायर करते हैं, बट एक चैलेंज देखते हैं कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ हार्डवेयर इज़ वेरी लिमिटेड। अच्छा। मे बी ड्यू टू उनका कोर्स करिकुलम कि वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। मे बी आप भी ऐसी चीज़ मे बी आपने रेडॉन में भी फेस किया हो कि वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर की कमी है। तो जब तक वो टैलेंट उसमें नहीं होगा तो कैसे हम उसको ग्रूम कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर टैलेंट इस करके है क्योंकि नेचुरल इंक्लिनेशन है जेनजी का सॉफ्टवेयर की तरफ, कंप्यूटर्स की तरफ, बट हार्डवेयर की तरफ वो नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है।
और जो लोग वो कोर्स कर रहे हैं तो वो कोर्स करिकुलम में प्रैक्टिकलिटी इतनी है नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए। जब प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा देन जो यहाँ की कंपनीज़ है दे नीड पुश फ्रॉम गवर्नमेंट जो कि ऑलरेडी है, एज वेल एज दे नीड टू डू वेरी रिलायबल मेक वेरी रिलायबल प्रोडक्ट्स सो एज टू स्केल। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हम देखते हैं ईवी इकोसिस्टम में कि विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, विदाउट एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है। अगर हम 9 महीने नहीं देंगे वो बच्चा प्रॉपर नहीं पैदा होगा, राइट। एक लेमैन की तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दैट्स फाइन। सो सिमिलरली प्रोडक्ट को बनने में वो टाइम देना चाहिए, उसका टेस्टिंग वैलिडेशन होना चाहिए। बहुत सारे स्टार्टअप जल्दबाजी में हार्डवेयर प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं जिस कारण जो है उसमें बग्स पे आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं और लोगों का इकोसिस्टम से विश्वास उठता रहता है और वो उसको सॉफ्टवेयर की तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे सॉफ्टवेयर में बग आए तो क्या हुआ, जैसे ऐप क्रैश होगी, राइट। हार्डवेयर में बग आना मतलब वो गाड़ी क्रैश हो जाएगी, दैट इज़ अ लाइफ रिस्क। सो इसका यही सोल्यूशन है कि इंडिया को अगर हार्डवेयर में बढ़ना, वो एजुकेशन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, उसका एक्सपोजर और अवेयरनेस के कैसे उसका प्रॉपर वैलिडेशन होना चाहिए, लाइफ साइकिल प्रॉपर होना चाहिए और वो यहाँ की इंडस्ट्री को ही करना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ वी कैन कम अहेड इन हार्डवेयर। एक बार टेक होगा, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, स्केल अपने आप हो जाएगा और हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर देंगे जस्ट लाइक चाइना। सो एक क्विक रैपिड फायर आपके साथ खेलते हैं भानु। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 words टू डिस्क्राइब ईवी फ्यूचर इन इंडिया। स्केलेबल, अफोर्डेबल बाय मासेस and reliable through ages. इंडिया और चाइना इन 2030? Definitely India by 2030. We should be the next tech giants. One EV trend overhyped? Battery swapping. Because you can't swap batteries with every vehicle. Everyone has a way of driving. अच्छा. Tech breakthrough that excites you a lot? Urban mining, definitely. Because I think we should find a tech to get the raw materials out of the existing cells. So this will be a brief question and I can expect a longer answer. So do you think the Indian EV market is overhyped or underinvested? Underinvested for sure. Okay. Because right now we didn't have get exact right fit of products for the market. Once we get that, I think it's gonna boom like anything. And one interesting fact I'll put, that India doesn't need exactly Tesla because we have 80% two-wheeler market, which is not the case with US. So we'll get our Tesla in two-wheeler, which will actually rule the market. So, and that will actually take the boom. Yes. Okay. So investment जो हैं, क्या आपको लगता है कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी अलग-अलग रेशियोज में हो रही है आज के दिन? Yes, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर में डेफिनेटली सॉफ्टवेयर में ज़्यादा रेशियो है बिकॉज वहाँ पे इन्वेस्टर को एक एंट्री बैरियर मिलता है, एक कम्पिटिटिव एज मिलता है। जैसे हम कहते हैं डेटा इज़ द न्यू ऑयल, सो वंस थ्रू ईवीज और थ्रू सॉफ्टवेयर व्हेन वी गेट द डेटा, उसका जो एक कम्पिटिटर बैरियर है दैट इंटरेक्ट्स इन्वेस्टर लॉट। सो वहाँ पे डेफिनेटली सॉफ्टवेयर को एक एज है, बट मैं कहूँगा एक्चुअल एज मिलता है जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों कंबाइन होकर एक एंट्री बैरियर बनना। जैसे एक एग्जांपल, ब्यूटीफुल एग्जांपल इज एप्पल, सच ए ब्यूटीफुली एंड टू एंड प्रोडक्ट, इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, कि कल को उसका एंट्री बैरियर इतना बड़ा है, एक देश की इकोनॉमी जितना उसका मार्केट कैप है। सो या ओके। सो एक क्वेश्चन जो मैं अब क्वेश्चन तो माइंड में कभी भी आ सकते हैं, राइट। सो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि जैसे BMS के बारे में मैं और वेबर के बारे में इतना ही जानता हूँ कि आप, पहले तो मुझे इतना ही पता था कि सिर्फ BMS बनाते हैं। नाउ आई एम सीइंग दैट यू हैव अ विजन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो एक इंडियन बॉश बनना चाहते हैं आप, राइट। सो क्या आप लोग सिर्फ इंडिया में ही काम करना चाहते हैं या यू हैव सम ग्लोबल विजन्स ऑल्सो? यस, वी हैव ग्लोबल विजन्स। इंडिया इज़ जस्ट अ स्टार्ट पॉइंट फॉर अस बिकॉज यहाँ हमारे लिए सर्विस करना, कस्टमर को रीच आउट करना विद द एग्जिस्टिंग टीम साइज इज ईजियर। सिंस वी विल बी एक्सपेंडिंग आवर करंट 100 team plus team to almost 200 plus team this year for the sake of expansion international market में। ऑलरेडी साउथ ईस्ट एशिया में हमने पेनिट्रेशन शुरू कर दिया है। Nice. हमारा फर्स्ट कस्टमर इस फाइनेंशियल ईयर में वी हैव गॉट इन साउथ ईस्ट एशिया, राइट। एंड जैसे टीम साइज इंक्रीज होगा वी विल एक्सपैंड टू अदर कंट्रीज एंड वहाँ पे
भी सेम पेन पॉइंट है एंड स्टार्टिंग पॉइंट हमारा BMS है। उसके बाद हम चार्जर्स, रेक्टिफायर, मोटर कंट्रोलर, IoT डिवाइसेस में जाएंगे जो और इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम्स की रिक्वायरमेंट हमारे को EV में होती है, और वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में रेक्टिफायर्स है मार्केट में। अभी रेक्टिफायर्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत कम हैं, और जो बहुत रिलायबल हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो हमारा इमीडिएट नेक्स्ट सॉल्वेबल पॉइंट है। एज वेल एज डेटा सेंटर्स, टेलीकॉम, ESS के लिए हाई वोल्टेज BMS, और उनके डेटा को ट्रैक करने के लिए और EV के डेटा को ट्रैक करने के लिए IoTs, ये हमारे इमीडिएट स्टेप है। और इसको करने के लिए ना कि हम टीम साइज़ बढ़ा रहे हैं, हम ऑफिस भी बढ़ा रहे हैं। हमने एक नया DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स में ऑफिस दिल्ली में खोला है हम, और बैंगलोर में भी एक R&D सेंटर शुरू करने लगे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम R&D सेंटर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो वी आर एक्सपेंशन नोट। यस, नाइस। ओके, सो भानु, मेरी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, एंड कोई कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में EV इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर वेबर का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो जनरली हमें ये बात बहुत क्लियर है कि जो वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस कि वो थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जब हम देखते हैं तो उस प्रैक्टिकल वाइज कहीं ना कहीं लैकिंग है, राइट? वी हैव टू एग्री। नाउ, क्या अगर वो कॉलेज के टाइम्स में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जैसे कि जिसकी वजह से वेबर जैसी कंपनी उनको क्विकली पुल कर ले, वो कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी? या फिर क्या उनके पास कोई ऐसे कोर्सेज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और वो साथ साथ कर लें, जिसकी वजह से वेबर जैसी कंपनी या EV की कोई अदर कंपनी उनको क्विकली अडॉप्ट कर ले, राइट? सो वो क्या चीज़ें हैं? राइट। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं अपने आप को कन्वे कर पा रहा हूँ स्टूडेंट्स को थ्रू दिस मीडियम, एंड आई वुड लव टू से लाइक टू से दैट कि आप लोगों को अपस्किल होने के लिए EV इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़रूरी है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना। अब वो टाइम गया है जब लोग मैनुअली कोई भी चीज़ करते थे। आज की डेट में सॉफ्टवेयर का डिपेंडेंसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। चाहे कंप्यूटेशन हो तो एक्सेल का बहुत यूज़ है, मैकेनिकल डिज़ाइन हो तो सॉलिडवर्क्स का बहुत यूज़ है, राइट? कैटिया, सॉलिडवर्क्स, NX। अगर आपको फर्मवेयर में आना है तो आपको STM32 क्यूब बहुत अच्छे से आना चाहिए, STM32 की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, और उस ID में काम करना आना चाहिए जो उसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, बिकॉज ARM बेस्ड प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आज की डेट में। एंड अगर आप सॉफ्टवेयर में आना चाह रहे हो, सो यू शुड नो द फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, एज वेल एज ऐप डेवलपमेंट इन द मोस्टली वाइडली यूज लैंग्वेजेस, राइट? एज वेल एज अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में हार्डवेयर डिज़ाइन आना चाहिए, PCB डेवलपमेंट, तो KiCad का आपको यूज़ अच्छे से आना चाहिए। KiCad सॉफ्टवेयर से यू कैन डिज़ाइन द PCBs एज वेल एज स्कीमेटिक्स बनाना। तो जो इंडस्ट्री रेलेवेंट सॉफ्टवेयर्स है उसको यूज़ करना और उससे कुछ बना पाना, वो स्किल हम सबसे ज़्यादा लुकआउट करते हैं, बिकॉज वो हमारे लिए डायरेक्ट स्किल है। बाकी उनको सपोर्ट करने के लिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक्स इज एनीवेज नेसेसरी, एंड वो बेसिक्स ये नहीं मैं एक्सपेक्ट करता बहुत हाई लेवल बेसिक्स, बहुत ही बेसिक लेवल जो आप सेकेंड थर्ड ईयर तक पढ़ते हो, या ठीक है 4 ईयर तक भी, बट उसका बेसिक कि ये ऐसा क्यों है, राइट? जैसे एक आपको सिंपल वे में मैंने एग्जांपल दिया SOC और इसका, लोग इसमें कभी कभी इंटीग्रेशन लगा के, कॉम्प्लेक्स कैलकुलस लगा के सॉल्व करते हैं, जबकि कुछ नहीं है, ये जस्ट वी हैव टू फिगर आउट हाउ मच बैटरी इज डिप्लीटेड। सो उसको एक देखने का नज़रिया होना चाहिए एक सिंप्लीफाइड वे में। सो दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। ग्रेट। सो आपने लर्निंग के बारे में बताया, मे बी लैंग्वेजेस के बारे में आपने जो डिस्कस किया, प्रैक्टिकली जैसे आपने ऊर्जा प्रोजेक्ट के तहत जो किया था, सोलर कार्स आपने बनाई थी, तो क्या अगर कोई स्टूडेंट अगर प्रैक्टिकल कुछ प्रोजेक्ट्स करता है या किस तरह के प्रोजेक्ट्स करता है जिसके ऊपर आपकी डायरेक्ट नज़र जाती है और आपको लगता है कि यार ये बंदा हमारी टीम में होना चाहिए? यस। सो जब हम इस टाइप का कोई देखते हैं कि किस टाइप के उसने प्रोजेक्ट किए उस इंडस्ट्री से रिलेवेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे फर्मवेयर में हायर करना है, मुझे पता है STM32 उसको अच्छे से आना चाहिए, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन लेवल पे वो कुछ बना पा रहा है तो मेरे लिए वो विन सिचुएशन। एक बेसिक कुछ बताइए कि व्हाट कोई ऐसा प्रोजेक्ट में व्हाट, राइट? सो जैसे आजकल बहुत सारे लोग लाइन फॉलोअर रोबोट्स बना रहे हैं, या जो है इस टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे ड्रोन की एक्टिविटी आजकल कॉलेजेस में बहुत चल रही है, ड्रोन की वर्कशॉप्स चल रही है, बट हम उसमें देखते हैं वो आर्डिनो बेस्ड बनाते हैं। आर्डिनो एक बहुत सिंपल आइडिया जो कि ChatGPT से उठा के लिख देते हैं, ठीक है?
और वो बोलते हैं हमने बना लिया। इंटरव्यू में पूछता हूँ कि इस लाइन का क्या मतलब है, तो पता नहीं होता। मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ एक तो वो ऐसी आईडी में हो जो इंडस्ट्री यूज़ करती हो, जैसे STM32 में अगेन जो मैंने रेफ़र किया है, कोई भी एप्लीकेशन हो, जैसे ड्रोन भी बना रहे हो, अब STM32 में बनाओ, अगर चैट जीपीटी से कॉपी भी कर रहे हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट समझ आनी चाहिए कि क्या हो रहा है उसमें, राइट? सो वॉट एवर वी आर डूइंग, यू शुड बी एबल टू पुट इट इनटू एन एप्लीकेशन एंड शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ कोड। लॉजिक क्लियर होना चाहिए। लॉजिक बेसिकली क्लियर होना चाहिए। राइट। और मैं एप्लीकेशन पे एक बड़ा एक बेसिक्स और एप्लीकेशन में एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने अभी लास्ट ईयर मुझे एक कॉलेज में इनवाइट किया था ऑन अ स्पीच, लाइक दे हैड इनवाइटेड सम एल्यूमिनाई। तो वहाँ मैंने एक चीज़ कही थी कि जब मैं कॉलेजेस की लाइब्रेरी में देखता हूँ, एक बुक ना सबसे कम रेड है, द लीस्ट रेड बुक इन एनी कॉलेज, इट इज़ फिनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स। सो वो बुक लिखी गई है रिचर्ड फिनमैन से, हु इज़ अ नोबेल प्राइज़ विनर, और उसने ब्रेक थ्रू किया क्वांटम मैकेनिक्स में एज वेल एज अदर फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग। मैं जब फर्स्ट टाइम उसको कॉलेज में पढ़ा था, तो मैंने पीछे हमारे वो नोट रहता है कि कितने बच्चों ने उसको पढ़ा है, तो मेरे से पहले 2 नहीं पढ़ा था जब से वो बुक आई है 4 साल से। 4 साल में सिर्फ 2 लोगों ने पढ़ा है उसको। तो मैं शॉक्ड होता था, क्यों? क्योंकि उस बुक को पढ़ के सिर्फ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आती है, आपको एग्ज़ाम्स नहीं आप क्लियर कर सकते। वो सारी की सारी फिज़िक्स को आपको रादर देन मैथमेटिकली आपको फ़ील कराता है कि फ़िज़िक्स ये है, राइट? एंड बच्चों को होता है कि सिर्फ मेरे को मार्क्स लाने हैं, तो वो कोई उसको पढ़ता नहीं था। सो मैंने वही एग्जांपल अपने कॉलेज में दिया कि वो बुक इज़ लीस्ट रेड विच इज़ एक्चुअली गिविंग फिजिकल। और मैं जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मैं मैथमेटिकली कम सोचता हूँ इक्वेशन वाइज, या रादर टू सी फिजिकली हो क्या रहा है। सो दैट सॉर्ट ऑफ एप्टीट्यूड इंडस्ट्री में ज़रूर हेल्प करता है। एकेडमिया में मे बी हेल्प ना करे, बट इंडस्ट्री में दैट सॉर्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग विल हेल्प। सो दैट्स व्हाट वी ऑलवेज लुक। और एकेडमिया में अगर 10 नंबर एक्स्ट्रा भी ले आए तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई होप मेरे तो ओके ओके आते थे अभी तक। नाइस। सो भानु, एक और क्वेश्चन क्या आता है कि आज के दिन अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, हाँ, तो एक मूनशॉट प्रोजेक्ट आप ईवी इंडस्ट्री में क्या करना चाहोगे? सो डेफिनेटली एक अर्बन माइनिंग, जो कि मेरा कोर इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, कि कैसे मैं सेल्स से ग्रेफाइट को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ थ्रू अ गुड केमिकल प्रोसेस, ताकि मैं उससे दोबारा नई सेल बना सकूं। क्योंकि इंडिया के पास अभी रिजर्व्स नहीं है, चाइना ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है, बट इंडिया के बाद एग्जिस्टिंग वो सारे सेल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं, वो 3 साल बाद रिसाइकलिंग में जाएंगे। अभी भी लोग सर्विस सेंटर्स में दे रहे हैं जिनकी बैटरियाँ ख़राब हो रही हैं। तो अगर उधर से मैं ग्रेफाइट निकाल के नया सेल बना सकता हूँ, तो मेरे लिए आई थिंक वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। तो मैं वो करना चाहूँगा, दैट आई विल बी पैशनेट अबाउट। नाइस। So lot of people in our audience are entrepreneurs और upcoming entrepreneurs। दे अभी वो जॉब पर हैं और अपना कुछ काम करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 10 लाख की कैपिटल, 12 लाख की कैपिटल से कुछ काम शुरू करना चाहते। तो ईवी इंडस्ट्री में आपके हिसाब से सबसे अच्छा मौका कहाँ है, क्या कर सकते हैं वो? सो इफ़ दे आर टेक ओरिएंटेड रिसोर्सेज, मैं देखता हूँ मोटर कंट्रोलर्स इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज राइट नाउ वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, और वो बड़ा कोर टेक है आज की डेट में किसी भी ईवी इंडस्ट्री का। तो आप ये बोल रहे हैं कि मोटर्स कंट्रोलर्स डेवलप करें? मोटर कंट्रोलर स्पेसिफिकली इंडिया को डेवलप करने चाहिए, और उसमें टेक का बहुत यूज़ है, फर्मवेयर का एक्सटेंसिव यूज़ है, हार्डवेयर का एक्सटेंसिव यूज़ है। तो क्या ये 10 से 12 लाख रुपए में कुछ किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। ओके। ये किया जा सकता है। मतलब डेफिनेटली किसी उसको बनाने में मिनिमम 1 साल लगेगा, तो कुछ 3-4 अच्छे इंजीनियर्स को 1 साल बिना पेइंग के दे विल हैव टू सिट, दे हैव टू डेवलप, टेस्ट इट, एटलीस्ट 1 ईयर इट विल टेक फॉर अ वेरी गुड इंजीनियर्स एक्सपीरियंस। ठीक है। नहीं तो 2 साल लगेंगे। और जो नॉन टेक्निकल है उनके बारे में क्या कहना है? For non-technical people, if you ask me कि what will be the best avenue to enter into EV is a charging infra market, setting up the using their space for charging stations अच्छा। at a good points, at a very जो कि high frequency points हैं, उन पे use करना can be a very good revenue model for them, I think so. और काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वो भी एक अच्छा रह सकता है। Yes, that distribution can डीलरशिप्स also be काइंड ऑफ। dealership and distribution. आपको लगता है कि इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में आ रही है? Yes, there will be definitely, because जैसे जैसे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इस टेक को, और इसके रिलेटेड टेक को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो देयर विल बी अ बिगर अपॉर्चुनिटी
for that domain. So हम टू व्हीलर के चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं या फास्ट चार्जिंग बड़े चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं? सो टू व्हीलर की भी चार्जिंग स्टेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। आजकल जैसे बहुत सारी कंपनीज जो फ्लीट वाली कंपनीज हैं उनको जो है जब डिलीवर करते हैं लोग तो उनको चार्जिंग की फटाफट ज़रूरत होती है इंटरमिटेंट हॉटस्पॉट से, तो वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट की कुछ स्टेट्स ने मैंडेट कर रखा है कि सिर्फ ईवी व्हीकल्स को यूज़ करना है, जो पार्लियामेंट के लोग हैं या हाई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं तो उनकी गाड़ियों को भी चार्जिंग चाहिए। सो दैट सॉर्ट ऑफ चार्जिंग स्टेशंस आल्सो नीड टू बी देयर। और जो ये लॉजिस्टिक्स के लोडर्स हैं L3 L5 व्हीकल्स, मतलब जो लोडर्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक गार्बेज ट्रक्स हो गया या डिलीवरी वैन्स होगी, जैसे आजकल बहुत लॉजिस्टिक्स चल रहा है, चाहे ब्लिंकिट हो, लिशियस हो, चाहे इंस्टामार्ट हो। सो उन वैन्स के लिए भी जो चार्जिंग पॉइंट्स डेवलप करना, बट वो फोकल पॉइंट होना चाहिए। वो आपकी रिसर्च रहेगी कि वो फोकल पॉइंट कहाँ है। आप बहुत फार ऑफ एरिया में खोल दोगे तो नहीं या तो चलेगा। आप कंपनी के कोलैब में कर रहे हो, उनके साथ मिलकर कर रहे हो, उन कंपनीज के साथ में, ताकि आपको समझ आए कि Yes. कहाँ पर चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। Yes. और या फिर अगर हम अपनी रिसर्च से कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए मूवमेंट Yes. कहाँ पर ज़्यादा है। क्योंकि ये कंपनी चार्जिंग स्टेशन पे इतना इन्वेस्ट नहीं करेगी, बिकॉज क्या है कि उनका प्राइम एरिया कुछ और है, उनका फोकस एरिया डिलीवरी देना, तो वो बाकी एरिया में कम से कम करना चाहती हैं। अभी कर भी रही होंगी तो वो उस पर्पज से नहीं कर रही होंगी। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पीपल शुड कैन कम अप विद सेटिंग देयर चार्जिंग स्टेशन, यूटिलाइजिंग देयर स्पेस, बट दैट हैज़ टू बी अ फोकल एरिया एंड उसका थॉरो स्टडी होना चाहिए कि वो ट्रैफिक। यस। सो जैसा कि मैं बैटरी इंडस्ट्री में हूँ, हम लोग बैटरी बनाते हैं, तो कई बार फ़ोन आता है सडनली कस्टमर का, सर गाड़ी नहीं चल रही है और आपकी बैटरी तो ख़राब है, राइट। और पता चलता है जब इंजीनियर जाता है वहाँ पे और पता करता है कि प्रॉब्लम क्या थी, तो प्रॉब्लम निकलती है कंट्रोलर की या मोटर की प्रॉब्लम निकलती है, राइट। सो कभी ऐसा भी होता है BMS के साथ भी, क्योंकि BMS तो सब सिस्टम है, राइट, और प्रॉब्लम कहीं और हो तो सारा ब्लेम जो है BMS पे आ गया। सर एक्चुअली इनकरेक्ट डायग्नोसिस बहुत बड़ी समस्या रही है हमारे देश की वजह। अच्छा। सो यस, ऐसा बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। सो यूजुअली क्यों BMS पे ब्लेम आता है, बिकॉज BMS इज़ द ब्रेन ऑफ द बैटरी, और यू कैन से वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल और ब्रेन ऑफ द EV। सो यस, ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता है हमारे साथ कि प्रॉब्लम कहीं और होती है बट ब्लेम BMS पे आ जाता है, एंड वी हैव टू फिगर आउट कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम। सो एक एग्जांपल, आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक बार ऐसा था कि देयर वाज थर्मल रेनोवे का बार बार फॉल्ट ट्रिगर हो रहा था BMS में। अच्छा। सो BMS अपना काम कर रहा था कि कुछ टेम्परेचर राइज हो रहा है। सो एक्चुअल में हो भी रहा था, ऐसा नहीं है। उन्हें लग रहा था कि फॉल्स अलार्म है, ऐसे कैसे हो सकता है, बट उन्हें बैटरी कंट्रोलर के हीट सिंक के पास रखती थी, बहुत पास रख दी थी, जिस वजह से वो, और कंट्रोलर बहुत हाई किलोवाट रेटिंग का था, एंड जैसी कंट्रोलर की हीट डिसिपेट होती थी वो बैटरी के केसिंग को गर्म कर देता है। गर्म करता था, केसिंग सेल को गर्म करता था, सेल की टेम्परेचर की वजह से BMS पे ना फॉल्ट ट्रिगर करता था। और हमें कॉल आता था कि आपका BMS तो काम नहीं करता। तो एंड वो जब हमने डायग्नोस किया हमें पता चला कि वो कंट्रोलर की जो प्लेसमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। सो यस, इनकरेक्ट डायग्नोसिस बहुत बार होता है, एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरे से होता है, हमसे भी हो जाता है कभी कभी इनकरेक्ट डायग्नोसिस, इट्स और बट यस, इवन जस्ट एक थोड़ा सा ऑफ द मैं टॉपिक जा रहा हूँ कि हम लोग, हमारे वेबर में एक फिलॉसफी इंटरनल हमने चला रखी है कि डायग्नोसिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन कमिंग टू द सोल्यूशन। फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन द डायग्नोसिस कि है प्रॉब्लम क्या है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, अगर डायग्नोसिस गलत हो जाए तो दवाई भी गलत हो जाएगी। राइट, राइट। सो अभी हमने वेबर के बारे में, BMS के बारे में समझा, और क्योंकि जब मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया था तो उसका मेन इंटेंशन क्या था वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। इंटेंशन ये था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विज़न रखा 2017 में, और विज़न से लेके अब वो विज़न अचीव भी हो जाएगा पॉजिटिवली 2030 में, 2027 में, जब भी हम अचीव कर पाते हैं कि 70% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे देश में हों, राइट। तो अब इस कहानी के पीछे किरदार कौन थे, राइट, कौन फाउंडर्स थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, या कौन लोग थे जो जिन्होंने रियल में इनोवेशन किया। तो ग्राउंड पे तो फोर्स कोई और थी ना, राइट। तो उस फोर्स की कहानी को हम ऑडियंस के सामने लेके जाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। तो दैट वाज द रीज़न, राइट। सो अब मैं समझना चाहता हूँ कि भारत की ये जो जर्नी है, कन्वर्जन फ्रॉम द IC इंजन टू द EV, राइट।
सो इसमें वेबर का रोल क्या है, या फिर आप वेबर को साथ में, इसी के साथ वेबर को 2030 में आप कैसे देखते हैं? राइट राइट राइट। सो जैसे आपने बताया कि हमारी गवर्नमेंट का एक विजन है सेल्फ रिलायंस हो अपना इस पे ट्रांसपोर्टेशन पे या मोबिलिटी पे, जो कि अभी तक नहीं है क्योंकि क्रूड ऑयल हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और सेल्फ रिलायंस रिन्यूएबल पे हो, वेदर इट इज़ पावर जनरेशन और ऑयल और द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मोबिलिटी, वो गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंस चाहती है। एंड इस करके हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, पुश कर रही एफर्ट है, भी डाल रही है। एफर्ट डाल रही है, पॉलिसीज ला रही है उस एरिया में। बट एक चीज़ हम लोगों को माननी पड़ेगी, गवर्नमेंट सिर्फ एक पॉलिसी ला सकती है, गवर्नमेंट एक एक आपके लिए प्लेग्राउंड सेट कर सकती है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म दे सकती है आपको, करना इंडस्ट्री को ही पड़ेगा Yeah. एंड इंडस्ट्री को ही वो स्टेप उठाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप अगर यूएस में देखो, जो रेवोल्यूशन लेके आए आईसी इंजन का, सिर्फ 10 साल में न्यूयॉर्क स्ट्रीट की, अगर आप वो एक फ़ोटो है, बड़ी पॉपुलर फ़ोटो है, आप अपने हम ऑडियंस को भी वो एक बार दिखा सकते हैं, तो उस स्ट्रीट में एक ही सिर्फ सिंगल आईसी इंजन कार थी, बाकी सारे हॉर्स कैरेजेस थे पूरी स्ट्रीट में। वो न्यूयॉर्क की स्ट्रीट की फ़ोटो है। महज सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 20 ईयर्स में वहाँ पे सिर्फ एक हॉर्स कैरेज था, सिर्फ बाकी सारी कार्स थी। तो 20 साल में पूरी तरह से वो चेंज हो गया। और वो चेंज करने वाला कौन था? गवर्नमेंट की पॉलिसी सब सेम थी, सब कुछ सेम था, सिर्फ और सिर्फ एक विजनरी आया हेनरी फोर्ड, जिसने फोर्ड का मॉडल टी निकाला, और उस वजह से वो सारा का सारा ट्रांजिशन हो गया। तो वो एक विजनरीज ही करते, वो इंडस्ट्री ही करता है। अब आप इसका देख लो, रेवोल्यूशन जो हमारा टच फ़ोन का रेवोल्यूशन है, ऐसा तो है नहीं कि जब एप्पल आया तो कोई सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से है, वो उनकी इनोवेशन की वजह से आया, इंडस्ट्री के पुश की वजह से आया। एप्पल ने कुछ रेवोल्यूशनरी किया जिस वजह से वो चीज़ एक इकोसिस्टम क्रिएट और वहाँ पे हुआ है। सेम फॉर ओपन एआई या वो। तो पॉलिसी सिर्फ एनवायरनमेंट सेट कर सकती है, आपका स्ट्रगल ईज कर सकती है, पर करना इंडस्ट्री को है। और इंडस्ट्री में करेगा कौन? हम लोग ही करेंगे। सो वही है कि इंडस्ट्री में, और वो एक सिंगल कोई कंपनी नहीं कर सकती। मैं ये नहीं मानता कि सिंगल एक वेबर या सिंगल जस्ट रेडॉन कर सकता है। वो पूरा इकोसिस्टम को डेवलप होना पड़ेगा, और उस इकोसिस्टम के लिए सब प्लेयर्स को आना पड़ेगा। तो हम लोग भी एक प्लेयर थे जो हम इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एंड हमने सोचा कि क्यों ना हम बीएमएस में इसको कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि वो बड़ा क्रिटिकल है, और क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, एम्बेडेड फर्मवेयर सॉफ्टवेयर आता है, सो हमने इस फील्ड को चूज़ किया। सो हम भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं इंडिजिनाइजेशन पे। सो इससे पहले भी जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, राइट, तो उसमें भी मैंने से ये पूछा कि फेम जो इससे पहले एक स्कीम जो इंडियन गवर्नमेंट लेके आई थी और अब उसको नया नाम दिया गया है, या फिर ये कम्प्लीटली एक नई स्कीम है, पीएम ई ड्राइव, राइट। सो इन दोनों में फ़र्क क्या है, एंड क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है पहले जो जैसा हम सोच रहे थे और आज जैसा सोच रहे हैं, या गवर्नमेंट का कुछ फोकस चेंज हुआ है? आप इसके बारे में मुझे थोड़ा बताएं। राइट। सो अगर हम फेम का देखें तो सबसे पहले गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी रही कि पहले लोगों को अडॉप्ट कराएं ईवी। ईवी थोड़ा महंगा था एज़ कम्पेयर टू आईसी, अभी भी है, मैं ये नहीं कहूँगा, लाइक कंपेरेटिवली इसलिए स्लाइटली हायर प्राइस। बट गवर्नमेंट ने सोचा लोग तभी अडॉप्ट करेंगे अगर इसका प्राइस कम हो, सो उन्होंने सब्सिडी दी। जब उन्हें सब्सिडी दी, लोगों ने चलाया, लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने, और उसका वॉल्यूम बढ़ा, ईवी का काफ़ी वॉल्यूम बढ़ा है लास्ट के 2 ईयर्स में अगर हम देखें, एंड उसमें फेम का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। अब जब लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया, अब गवर्नमेंट अब नेक्स्ट स्टेप पे जा रही, इंडिजिनाइजेशन ऑफ दैट अडॉप्शन। पहले लोगों को अडॉप्ट कराना, उनको एक उस पर लेके आना उस कैज़म में, जैसे इसको हम इनोवेटर्स कैज़म कहते हैं, कि कोई भी चीज़ जब नई प्रोडक्ट में आती है उसको इनिशियल पुश चाहिए, लोगों को अडॉप्ट करना, उसकी हैबिट नहीं बनती, तो लोगों को अब थोड़ी हैबिट बननी शुरू हुई है। अब गवर्नमेंट कह रहा है कि इसको इंडिजिनाइज करो, इसके पार्ट्स को भी, जो हम अभी चाइना से ले रहे हैं। सो उसके रिस्पेक्ट में अब पीएम ई ड्राइव आई, तो फेम ने पहले लोगों को अडॉप्ट कराया ईवी में, ओके, एंड पीएम ई ड्राइव अब उसके इंडिजिनाइजेशन की बात कर रही है, ताकि हम टेक को इंडिजिनाइज करें, टेक का कंट्रोल हमारे पास रहे, डेटा भी हमारे पास रहे, नहीं तो हम बाकी कंट्रीज़ को डेटा शेयर करते रहेंगे। ओके। सो उस रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, एंड यहाँ पे बीएमएस, कंट्रोलर, क्लस्टर, इन सब की इंडिजिनाइजेशन का मैंडेट आया, जो कि बहुत ही अच्छा पुश है, और हम मतलब वी आर वेरी थैंकफुल एंड अप्रिशिएट गवर्नमेंट कि इसको लाए, जिसकी वजह से और स्टार्टअप्स आएंगे और प्लेयर्स आएंगे
जो इस टेक को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और वो टेक हमारे पास ही रह पाएगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे, चाइना में बहुत प्रमोट किया जाता है लोकल चीज़ों को यूज़ करने का। दे प्रेफर वी चैट नॉट व्हाट्सएप, दे प्रेफर देयर ओन सोशल नेटवर्किंग, ताकि वो टेक इन हाउस रहे, डेटा इन हाउस रहे। तो हमारी गवर्नमेंट भी वैसा चाहती है और ये नेक्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स दैट। एंड थ्रू दिस आई एम वेरी श्योर कि और कंपनीज आएंगी और हम इकोसिस्टम को इंडिजिनियस डेवलप कर पाएंगे। ग्रेट ग्रेट, वेरी क्लियर, आपने बहुत क्लियरली इसको पुट अप किया है। एंड कहीं मैंने पढ़ा था एक जगह पे कि जैसे पहले कोई भी इवन सबसिस्टम भी लोग इंपोर्ट कर लेते थे, पूरा का पूरा सिस्टम, राइट, तो वो सारे के सारे पार्ट्स एक ही जगह से खरीद नहीं सकते एज ए सीकेडी, राइट, और वो पार्ट्स अगर आ भी रहे हैं बाहर से, जैसे बीएमएस बनाने के लिए अगर कुछ पार्ट्स आ रहे हैं चाइना से आ रहे हैं, तो वो सारे पार्ट्स एक जगह से खरीदे नहीं होने चाहिए और वो सीकेडी के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, कैन बी डिफरेंट जगहों से हो सकता है, ताकि एटलीस्ट इंटीग्रेशन और जो असेंबलिंग है वो प्रॉपरली इंडिया में हो। राइट राइट राइट, यस, ऐसा भी है। एंड इनफैक्ट क्या होता है कि आप पूरा सीकेडी जब इंपोर्ट करते हो आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, क्योंकि अगर लेट से आप इमेजिन करो एक टू व्हीलर को आप एक कंटेनर में शिप में डाल रहे हो, उस आप एक शिप में 100 टू व्हीलर ही डाल पाओगे या 200 ही, बट उसके पार्ट्स आप ज़्यादा डाल पाओगे। ओके, सो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाता है जब आप पार्ट्स में बेचते हो, और उससे आप एक आपको इंडस्ट्री का भी सपोर्ट लोकली मिलता है। मतलब अगर चाइना टू व्हीलर बेच देता डायरेक्ट और यहाँ पे मार्केट करता तो यहाँ की इंडस्ट्री से अपोज होता। सो अब क्या है कि यहाँ की इंडस्ट्री को इंटीग्रेशन का भी वो मिल रहा है, एक ऑप्शन मिल रहा है जिससे उनका भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सो रादर सीकेडी इवन एक्सपोर्ट जब हम इंपोर्ट करते हैं पार्ट बाय पार्ट हमारे को बेनिफिट मिलता है, एंड इधर लोकल भी इम्प्रूव होता है, अपनी जो कैपेबिलिटीज है वो और डेवलप। यस यस यस, ग्रेट। सो वेबर को आज से 10 साल बाद या लगभग 8 या 10 साल बाद आप कहाँ देखते हैं? राइट। सो जब भी हम कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी देखते हैं, चाहे रेक्टिफायर्स की हो, चाहे पावर टूल्स की हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, मुझे बड़ा दुख होता है कि वो इंडियन कंपनीज नहीं है। अब बॉश को देखो, राइट, लाइक इट्स अ जर्मन कंपनी, राइट, और या फिर रिलायबल मैं कहूँगा, या फिर हम रेक्टिफायर्स में डेल्टा की बात करें, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, सो ये सब वो ताइवान बेस्ड कंपनी है। या इवन फ़ोन्स में भी आप देखो, मोबाइल फ़ोन्स में भी मोस्टली बाहर की कंपनीज जो हैं ज़्यादा रिलायबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई पावर हाउस नहीं है इंडिया में। तो वेबर वांट टू बिकम नेक्स्ट पावर हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम इंडिया। सो वो हमारा एक विजन है कि हमारी इंडियन कंपनी भी हो जो इस इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन में एक पावर हाउस की तरह मर्ज करे और वो रिलायबल हो, उन पे कॉन्फिडेंस हो। सो दैट रिलायबिलिटी वी वांट टू ऑफर। तो ज़्यादातर आज भी ये माना जा रहा है या हम देख रहे हैं कि बीएमएस के लिए या इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आज भी डिपेंडेंसी जो है हमारी चाइना के ऊपर है, राइट। सो ये क्या है, व्हाट इज़ द डिपेंडेंसी अबाउट? क्या ये हार्डवेयर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, या डिपेंडेंसी क्या है? ये कॉस्ट से रिलेटेड है। अच्छा, ना हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर। यस, कॉस्ट एंड सप्लाई चेन दोनों से रिलेटेड है। सो कॉस्ट इवन आफ्टर इंपोर्ट उनका जो लैंडिंग कॉस्ट है यहाँ के बीएमएस बनाने वाले से कम पड़ता है। क्यों पड़ता है? बिकॉज उनके पास इलेक्ट्रॉनिक सोर्सिंग का डायरेक्ट एक्सेस है। सो कॉस्ट उसका मेजर रीज़न है कि चाइना से मैक्सिमम आता है। बट अब हम देखते हैं कि लोग जो 2 साल से यूज़ कर रहे थे, अब उनको सर्विस करनी पड़ रही है बैटरी, और जो वो 400-500 रुपीज़ जो उस टाइम पे बचा रहे थे वो अब 2-2 हज़ार की सर्विस कर रहे हैं। तो दे आर नाउ शिफ्टिंग टू इंडियन ऑप्शंस, जहां उनको उसको इंटीग्रेट करा के, कस्टमाइज़ करा के एक टेक ओरिएंटेड सोल्यूशन दे सकें। मैं इसमें ना एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि लोग ना यूजुअली क्या होता है कि उस इंडस्ट्री को जैसी चलती आ रही थी वैसा ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इससे पहले जो है मैकेनिकल जो इंडस्ट्री, ये मैकेनिकल स्कूटर्स से या जो मैकेनिकली ICE, हाँ, मैकेनिकली डोमिनेटेड ये इंडस्ट्री थी ऑटोमोटिव, तो वहाँ जो है आपका जो प्ले था वो फर्मवेयर का इतना नहीं था, सॉफ्टवेयर का, इंटेलिजेंस का इतना प्ले नहीं था, और आपका मेजर प्ले था कॉस्ट का, मेजर प्ले था सप्लाई चेन का, मेजर प्ले था मटेरियल्स का। अब क्या हो रहा है कि यहाँ जब कंपनीज आई तो वो वैसे ही ट्रीट करने लग रही है। इवन बैटरीज में भी मैं कहूँगा लेड एसिड बैटरीज जैसे ट्रीट होती थी, वहाँ इतना टेक का प्ले नहीं था। बट अब जो है इसमें इंटेलिजेंस का रोल है, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होने वाला है, राइट। अल्टीमेटली एवरीथिंग विल शिफ्ट टू सॉफ्टवेयर। सो जहाँ इंटेलिजेंस का रोल
आ जाता है, वहाँ आप वैसे नहीं ट्रीट कर सकते, आपको इंटेलिजेंस कस्टमाइज करानी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ अब धीरे धीरे कंपनीज रिलाई कर रही हैं और वो इंडिजीनियस टेक्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि उन्हें आदत थी उस इंडस्ट्री को वैसे ही ट्रीट करने की, तभी करके अभी इनिशियली चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट। सो आपका कहने का मतलब ये है कि बीएमएस के ऊपर लिए अगर डिपेंडेंसी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सप्लाई चेन है उसकी वजह से कुछ डिपेंडेंसी हमारी चाइना से है। सेकेंड पार्ट है क्योंकि वो लोग कॉम्पिटिटिव हैं, सो काफ़ी सारा बीएमएस अभी भी वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, राइट। राइट। सो मुझे ये चीज़ क्लियर है कि सॉफ्टवेयर वाइज वी आर वे अहेड, यस। और सॉफ्टवेयर फर्म्स वाइज में हम मतलब इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता, राइट। वो मैं दैट आई एम क्लियर आप लोगों से बात कर करके, राइट। लेकिन सप्लाई चेन के मामले में अभी हम कहाँ पहुँचे और कितना टाइम लगेगा? राइट, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हम अपने बीएमएस में एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट यूज़ करते हैं। अब इन कंपोनेंट्स का लीड टाइम आपने सुना भी होगा, कोविड के टाइम पे बहुत हाई लीड टाइम्स थे, मतलब गाड़ियों के 1-1 साल के वेटिंग पीरियड थे। हाँ। क्योंकि इन कंपोनेंट्स के लीड टाइम आज की डेट में भी 4-4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते हैं। बट जब चाइना वाला जो बीएमएस बना रहा है उसके साथ में जब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कुछ किलोमीटर के रेडियस पे या सेम प्रोविंस में है, ही कैन गेट दैट इन 1 वीक। तो हम वहाँ सप्लाई चेन में उनको बीट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सप्लाई चेन कहीं और डिपेंडेंट है, बट उनका इंटरनली सप्लाई चेन है, इंटरनली स्टेट कंट्रोल्ड सप्लाई चेन है। सो वहाँ हम सप्लाई चेन और कॉस्ट में थोड़ा उनसे हम नहीं कर पाते। भारत को कितना समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में? उस क्या हम पहुँच पाएंगे? यस, डेफिनेटली मैं मानता हूँ हम पहुँच पाएंगे, और जैसे गवर्नमेंट के पुश है, इंसेंटिव्स हैं, एंड फॉर्चुनेटली ट्रम्प का टैरिफ है, तो आई थिंक Okay. हम पहुँच सकते हैं वहाँ पे। एंड उसमें पहुँचने तक और बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, आई थिंक नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स लग जाएगा उस तक, बट जब वो होगा तो सब कुछ इंडिजीनियस टेक्स पे शिफ्ट हो जाएगा। Manu, I am honestly telling you कि I am really glad that you have been on this podcast, and whatever you have shared, as per my understanding, this is going to add a lot of value to our audience, and I really, really thank you so much for taking out time. You flew from Pune to Gurgaon today. We are shooting in Gurgaon, and taking this pain for the Vision Grid, for the audience of Vision Grid. We are really thankful to you. थैंक यू सचिन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम रियली डिलाइटेड, जितना मुझे एक्सप्रेस करने को, ऑडियंस को रीच आउट करने, कनेक्ट करने को तो बहुत अच्छा लगता है। एंड जस्ट मैं एक चीज़ पे नोट पे एंड करना चाहूँगा, जस्ट फॉर द ऑडियंस, कि एनीथिंग यू नो, एक साइंटिस्ट था हु हैज़ सेड कि टू लर्न एनीथिंग और ग्रैस्प एनीथिंग देयर आर सर्टन वेज। One, you read it, that is 10%, you will grasp of that subject. If you write it, you grasp 20% of it. If you be with that, you grasp 90%. So when I come to this podcast, when I connect with people, I be with that thing, be with that problem statement, and that's how I learn and grow. So thanks a lot. Round of applause from, at least from my side. I don't know audience is clapping or not. Thank you so much.